हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। अगर आप इस वीडियो के रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो आपको कंफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो कर लीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस को। सो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के इस एग्जाम में अब आपको केस स्टडीज के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारे सामने है फर्स्ट केस स्टडी। Z wants to get a demand draft issued in favor of Y to make payment for goods purchased. He does not have account with the bank and wants DD to be issued against cash. After DD is issued, it is sent by Z to Y. Meanwhile, goods are received which are not according to sale contract. Z wants to stop payment and cancel the demand draft. Answer the following questions. तो फर्स्ट हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको केयरफुली अंडरस्टैंड करें। किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको अंडरस्टैंड करने की सबसे पहले हमारा एफर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट पार्टीज हैं। वन इज Z, ही इज परचेजर ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। Another is Y, he is payee or beneficiary of demand draft. So demand draft में यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? पेमेंट फॉर गुड्स परचेज्ड। Now Z does not have बैंक अकाउंट। Z के पास बैंक अकाउंट नहीं है और वो ये परचेज करना चाहता है बाय वे ऑफ कैश डिपॉजिट करवा के। वंस बैंक इशूड द DD इज सेंट बाय Z टू Y. Meanwhile, goods are received which are not according to sale contract. तो नाउ क्योंकि गुड्स सेल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं है तो Z wants to stop the payment of the demand draft और want to cancel the demand draft ताकि उसे पेमेंट वापस मिल जाए। Based on this, we have to answer the following questions. तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें आंसर करना है? So this is first question. What can be maximum amount of demand draft issued by bank for such walk-in customers? क्योंकि Z का बैंक अकाउंट नहीं है इसीलिए इसको हम वॉक इन कस्टमर की कैटेगरी में डालते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट का कितना हो सकता है? सो व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिमांड ड्राफ्ट? क्योंकि इसके लिए कुछ रूल्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो उन रूल्स को फॉलो करना होगा। सो क्या ये डिमांड ड्राफ्ट कैश में इशू हो सकता है? यस, कैश डिपॉजिट करवा के ये डिमांड ड्राफ्ट इशू हो सकता है। तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस ऑन KYC, तो उनके अंतर्गत इस प्रकार से अगर DD इशू किया जाता है अगेंस्ट कैश तो वैल्यू विल बी लेस देन ₹50,000, 50,000 रुपए से नीचे। सो दिस मीन दिस DD कैन बी फॉर ए वैल्यू अप टू 4,999. So this value can be maximum value for which this DD can be issued. So I hope this question is clear. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What is the relationship between bank
एंड कस्टमर फॉर परचेजर एंड पे। यहाँ पे बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है, और ये रिलेशनशिप परचेजर के साथ क्या है, नंबर 1, पे के साथ क्या है, दैट इज नंबर 2। यस, व्हाट विल बी योर आंसर? चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी कॉपी में आंसर लिखिए और फिर आंसर को टैली कर लीजिए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो क्या आंसर बनता है? परचेजर के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, पे के साथ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होगा? तो चलिए मैं आंसर आपके साथ शेयर कर लेता हूं। परचेजर के साथ ये रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर का होगा, यानी बैंक विल बी डेटर एंड कस्टमर विल बी क्रेडिटर, यानी परचेजर क्रेडिटर माना जाएगा। और पे के साथ ये रिलेशनशिप ट्रस्टी बेनिफिशियरी का होगा, जिसमें बैंक रहेगा ट्रस्टी और पे जो रहेगा वो रहेगा बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इफ DD वैल्यू ऑफ ₹20,000 और अबव इशूड, व्हाट इज RBI रिक्वायरमेंट? तो यहाँ पे DD इशू किया गया है लेटर से फॉर वैल्यू अबव 20,000। मैक्सिमम वैल्यू तो 49,999 हो सकती है कैश में, लेकिन यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि DD का वैल्यू कुछ भी है 20,000 एंड अबव। तो जब भी इस प्रकार का DD इशू किया जाए तो RBI की एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? So what is that additional requirement where value of DD is ₹20,000 and above? Yes, any idea? Value above 20,000, yeah, 20,000 and above. फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विद ऑप्शंस पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंपल रखने के लिए या बहुत लॉन्ग ना बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में ही दे रहे हैं। तो वहाँ पे पेपर में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगी। तो RBI की एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है 20,000 अबव DD के लिए? सो इस प्रकार के DD को जब भी बनाया जाएगा तो उसको क्रॉस किया जाएगा और क्रॉसिंग भी उसकी अकाउंट पे क्रॉसिंग रहेगी। So that DD will be issued and it will be issued as crossed, और क्रॉसिंग हमारी रहेगी अकाउंट पे क्रॉसिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ऑन रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम Z टू स्टॉप पेमेंट और कैंसिलेशन ऑफ DD, व्हाट द बैंक विल डू? तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में था कि Z वांट्स टू स्टॉप द पेमेंट एंड कैंसिल द DD। तो इस रिक्वेस्ट के साथ बैंक कैसे डील करेगा? यस, एनी आइडिया? तो बैंक इसके साथ कैसे डील करेगा, क्योंकि गुड्स अकॉर्डिंग टू सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसने सप्लाई की वाई ने। तो विल द बैंक स्टॉप द पेमेंट, कैंसल द DD, मेक पेमेंट बैक टू Z, और बैंक विल रिफ्यूज टू कैंसल द DD। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? So in this case, bank will not stop the DD. So DD की पेमेंट बैंक स्टॉप नहीं करेगा। So डिमांड ड्राफ्ट की पेमेंट को जब पेई के पास एक बार पहुंच जाए तो Z का कोई राइट नहीं है उसकी पेमेंट को स्टॉप करने का। So he cannot make a request. So एक बार अगर DD पे को रिसीव हो जाए, जैसे यहाँ पे है द DD इज सेंट बाय Z टू Y, तो DD से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो पे को अवेलेबल होते हैं एज बेनिफिशरी। तो इसीलिए Z की रिक्वेस्ट को बैंक एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो चलें अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आफ्टर फ्यू डेज Y इन्फॉर्म्स द बैंक दैट DD हैज़ बीन मिसप्लेस्ड, hence a duplicate be issued. If bank agrees to issue duplicate, can it be issued
ऑन हिज रिक्वेस्ट अलोन। सो क्वेश्चन क्या है, अब डीडी मिसप्लेस हो गया है एंड देयर इज ए रिक्वेस्ट फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट। तो क्या ये डुप्लीकेट इशू किया जा सकता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ वाई, बिकॉज परचेजर इज जेड एंड वाई इज ओनली बेनिफिशियरी और पे। नाउ ऑन पेज रिक्वेस्ट कैन डुप्लीकेट बी इशूड? सो दैट इज द क्वेश्चन। सो व्हाट विल बी योर आंसर? क्या होगा आपका आंसर इस पर्टिकुलर केस में? सो यस, द डुप्लीकेट कैन बी इशूड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ वाई अलोन, क्योंकि जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में बताया, वंस डीडी इज रिसीव्ड बाय द पे, ऑल राइट्स ऑफ डीलिंग विद डीडी आर वेस्टेड विद द पे। तो यहाँ पे सारे राइट पे के पास अवेलेबल हैं। तो अगर वो मिसप्लेस हो गया है डीडी, रिक्वेस्ट शुड कम ओनली फ्रॉम वाई एंड नॉट फ्रॉम जेड। जेड की रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, ये रिक्वेस्ट केवल पे से आनी चाहिए। सो दैट इज द लीगल पोजीशन। तो एक क्वेश्चन इसमें और है, इफ बैंक एग्रीज टू इशू डुप्लीकेट व्हाट सिक्योरिटी द बैंक शैल ऑब्टेन। अगर बैंक एग्री कर जाता है कि मैं डुप्लीकेट इशू कर देता हूं, तो इसके लिए बैंक पे के पास सिक्योरिटी क्या रहेगी? सो व्हाट सिक्योरिटी द बैंक शैल ऑब्टेन। सो इस पर्टिकुलर केस में जब भी बैंक्स डुप्लीकेट डीडी इशू करते हैं या डुप्लीकेट फिक्स्ड डिपॉजिट इशू करते हैं, तो बैंक्स ऑब्टेन इंडेमनिटी। तो यहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड वाई के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा इन फेवर ऑफ द बैंक, सो दैट किसी भी कारण किसी भी प्रकार का लॉस होता है बिकॉज ऑफ इश्यू ऑफ डुप्लीकेट, तो उस लॉस का जो कॉम्पेंसेशन है, सो दैट विल बी पेड बाय वाई टू द बैंक। तो आई होप दिस केस स्टडी वाज क्वाइट यूजफुल। तो अब हम अगली केस स्टडी के ऊपर चलेंगे। सो बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट केस स्टडी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स। एवरी डे फ्री लाइव क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वही चैनल जिसके ऊपर आप इस समय इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ये क्लासेस JIB के लिए, CIB के लिए, प्रमोशन एग्जाम्स के लिए कंडक्ट की जाती हैं, जिनमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और केस स्टडीज़ की भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसा आपने इस समय इस सेशन में देख रहे हैं। सो अगर आप इन क्लासेस को ऑलरेडी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ही यूजफुल क्लासेस हैं, तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे चैनल में एवरी डे दिस क्लास इज कंडक्टेड, तो इस क्लास का बेनिफिट लें। तो चलें अब हम चलते हैं अगली केस स्टडी के ऊपर। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट केस स्टडी। So let us read the information first. X wants to lease a locker with the bank. He wants that locker could be operated by his wife W also. He also wants to nominate his mother M and his wife W. Annual locker rent rates are 2530 for large locker and 1850 for medium sized locker. Locker breaking charges are rupees 2500 for all size. Answer the questions below. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें गिवन क्या है, सो दिस मस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। सो यहाँ पे एक्स ने लॉकर लेना है बैंक से, और वो चाहता है कि लॉकर का ऑपरेशन उसकी वाइफ भी कर सके, और वो नॉमिनेशन भी करना चाहता है इस लॉकर के लिए, अपनी मदर के नाम से भी और अपनी वाइफ के नाम से भी। एनुअल लॉकर के जो रेंट चार्जेस हैं वो हमें गिवन है, लार्ज साइज लॉकर के लिए भी गिवन है और मीडियम साइज लॉकर के लिए भी गिवन है। लॉकर को अगर तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके चार्जेस भी गिवन हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इसके बेसिस के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, टू एनेबल W टू ऑपरेट द अकाउंट व्हाट डॉक्यूमेंट शैल बी रिक्वायर्ड। अब X की रिक्वेस्ट है कि उसकी वाइफ W को
लॉकर ऑपरेट करने की परमिशन मिले, तो इसको ऑपरेट करने की, तो यहाँ पे ऑपरेट द अकाउंट मीन्स ऑपरेट द लॉकर, तो क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे? तो यस, एनी आंसर फॉर दिस? अगर इस लॉकर को ऑपरेट करना है डब्ल्यू ने, तो क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो क्या आंसर पॉसिबली हो सकता है? तो जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो अपनी कॉपी में आंसर लिख लेंगे, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और जो लाइव वर्जन को देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में अपने आंसर को बता सकते हैं। सो कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? इसमें जरूरत पड़ेगी मैंडेट फ्रॉम एक्स। एक्स से मैंडेट चाहिए, यानी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एक्स, अथॉरिटी फ्रॉम एक्स इन फेवर ऑफ डब्ल्यू। इन एडिशन हमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए डब्ल्यू का, यानी उसका वाइफ का आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, एंड सेकेंडली मैंडेट फ्रॉम एक्स। तो ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एंड बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स डब्ल्यू विल बी अलाउड टू ऑपरेट द लॉकर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हाउ विल यू डिस्पोज ऑफ रिक्वेस्ट फॉर नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ एम एंड डब्ल्यू? तो जो रिक्वेस्ट आई है नॉमिनेशन के लिए, नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ एम एंड डब्ल्यू बोथ, तो इस रिक्वेस्ट को बैंक कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा? यस, व्हाट विल बी आंसर? क्या आंसर बनेगा? अपनी कॉपी में नोट करिए जो भी आंसर आप देना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट्स हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं। तो क्या आंसर रहेगा? कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा बैंक इस रिक्वेस्ट को? फ्रेंड्स, लॉकर्स के केस में नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी सिंगल लॉकर्स में भी अवेलेबल है, और अगर लॉकर को ज्वाइंटली लिया गया है तो उसमें भी अवेलेबल है। लेकिन लॉकर की नॉमिनेशन के रूल्स के मुताबिक अगर वो लॉकर सिंगल नाम से लिया है तो नॉमिनेशन जो है उसमें एक ही पर्सन की फेवर में हो सकती है। तो यहाँ पे नॉमिनेशन रूल्स के मुताबिक सिंगल नेम लॉकर्स के लिए केवल एक नॉमिनी पॉसिबल है। तो इस केस में एक्स को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि एम एंड डब्ल्यू दोनों में से किसी एक को वो नॉमिनेट कर सकता है। सो दोनों को वो साथ साथ नॉमिनेट नहीं कर सकता है। सो दैट इज द एडवाइस दैट विल बी गिवन टू द लॉकर होल्डर। तो लॉकर होल्डर की चॉइस रहेगी वो एम को या डब्ल्यू दोनों में से किस को वो नॉमिनेट करना चाहता है। लेट अस नाउ गो टू थर्ड क्वेश्चन। If large size locker is not available at present, what the bank is required to do? अब कस्टमर अगर रिक्वेस्ट करता है कि उससे लार्ज लॉकर लेना है, तो उस पर्पस के लिए अगर लॉकर लार्ज साइज अवेलेबल नहीं है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? सो व्हाट द बैंक विल हैव टू डू इन दिस सिचुएशन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कस्टमर लॉकर का रिक्वेस्ट करता है एक पर्टिकुलर साइज में और लॉकर अवेलेबल नहीं है, तो देन व्हाट द बैंक विल बी डूइंग? तो बैंक उस केस में क्या करेगा? फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर केस में बैंक को एक्स का नाम एंटर करना पड़ेगा उस वेटिंग लिस्ट में जो बैंक ने प्रिपेयर किया है ऑफ वेटिंग पर्सन्स, और वेटिंग नंबर का डिटेल्स भी बैंक प्रोवाइड करेगा एक्स को। सो अगर लॉकर अवेलेबल नहीं होता बैंक के पास तो बैंक को एक वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर करना होता है, और वेटिंग लिस्ट नंबर जो है वो भी जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसे प्रोवाइड करना होता है। तो दिस इज व्हाट द बैंक विल डू हियर। तो चले अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। If locker is available and bank asks for fixed deposit of large amount, what it will be treated? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अज्यूम किया लॉकर अवेलेबल नहीं है तो क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम अज्यूम कर रहे हैं इफ लॉकर इज अवेलेबल, और बैंक
उससे मांगता है लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, तो इस रिक्वेस्ट को या इस रिक्वायरमेंट को क्या ट्रीट किया जाएगा? सो व्हाट दिस रिक्वायरमेंट विल बी ट्रीटेड एज, तो क्या ट्रीट किया जाएगा इसको? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आंसर? यस, एनी आंसर? इसको ट्रीट किया जाएगा एक रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस, तो रेगुलेटरी एक्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी बैंक लॉकर देने के लिए कंडीशन नहीं लगा सकता कि उसे लार्ज अमाउंट का डिपॉजिट चाहिए। तो अगर वो बैंक ऐसा मांगता है तो इसको रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस कहा जाएगा, यानी ऐसी प्रैक्टिस जो कस्टमर्स की फेवर में, कस्टमर के हित में नहीं है। और इसके लिए जो हमारे रेगुलेटर्स हैं तो दे कैन इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द बैंक कंसर्न्ड। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्म डिपॉजिट दैट बैंक विल इंसिस्ट फॉर दिस लार्ज साइज लॉकर? ये लार्ज साइज लॉकर देने के लिए अगर ये अवेलेबल है तो लार्ज अमाउंट बैंक फिक्स डिपॉजिट का रिक्वायर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अमाउंट तो ले सकता है बैंक। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा टर्म डिपॉजिट का जो बैंक मांग सकता है लार्ज साइज लॉकर के लिए? यस, व्हाट विल बी द अमाउंट? कितना अमाउंट होगा लार्ज साइज लॉकर के लिए एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट? फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस, फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट जो बैंक इंसिस्ट कर सकता है तो वो होगा 3 साल का लॉकर रेंट। सो 3 years लॉकर रेंट प्लस लॉकर ब्रेकिंग चार्जेस, इनके इक्विवेलेंट अमाउंट के लिए बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट मांग सकता है। सो दिस मीन लॉकर का रेंट है एनुअल 2530। सो 2530 इंटू 3, तो ये अमाउंट हुआ 7590 प्लस लॉकर ब्रेकिंग चार्जेस 2500। सो टोटल अमाउंट जो फिक्स्ड डिपॉजिट का बैंक डिमांड कर सकता है दैट इज 10,090 रुपीज। सो दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच बैंक कैन आस्क फॉर। तो चलें, ये केस स्टडी हमारी कंप्लीट हुई। आई होप यहाँ पे भी हमें लर्निंग को काफ़ी कुछ मिला। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो ये भी हमें इस केस स्टडीज़ को डिस्कस करने के बाद आसानी से पता चल जाता है। तो अगली केस स्टडी डिस्कस करने से पहले दिस इज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। फ्रेंड्स, जेईबी की प्रेपरेशन करते हुए वीडियो लेसन्स आर द बेस्ट थिंग जो आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन करवाते हैं। बेस्ट क्वालिटी के वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज आपको हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक भी आपको हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू करंट रिक्वायरमेंट। तो अगर आपने इन कोर्सेज को यूज़ नहीं किया, बिकॉज जब तक आप फुल सिलेबस को कवर नहीं करते हैं प्रॉपरली तब तक पास होने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। तो अगर आपने फुल सिलेबस को कवर करना है और साथ में क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है तो वेरी लो प्राइस के ऊपर ये बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स आपको हमारे यहाँ से अवेलेबल हैं थ्रू आवर वेबसाइट। सो हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाएं तो वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। हमारी ऐप भी आपको वहीं पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपने इन फैसिलिटीज़ को अभी तक यूज़ नहीं किया तो आपको इनको ज़रूर यूज़ कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगली हमारी केस स्टडी है नंबर 6। सो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें। Z and Y plan to lease a locker with the bank. They also want to make a nomination. In this context, what will be your answer for the following queries made by Z and Y? तो Z and Y आपके पास आते हैं, वो लॉकर आपसे लेना चाहते हैं और वो नॉमिनेशन भी करना चाहते हैं। उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज को हमें आंसर करना है।
तो लेट अस सी उनकी क्वेरीज क्या क्या हैं, उनके क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो ये है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑपरेशनल ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर लॉकर्स। तो अगर Z एंड Y ने ये लॉकर लेना है तो कौन कौन सी ऑपरेशनल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसमें हमारे पास ब्रॉडली 3 तरह की ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। तो लॉकर कुड बी जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर, जिसमें वो दोनों मिलकर के लॉकर को ऑपरेट करते हैं, और ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन कैन बी आइदर सर्वाइवर और इट कुड बी फॉर्मर सर्वाइवर। आइदर सर्वाइवर में दोनों में से कोई भी एक लॉकर को ऑपरेट कर सकता है, ऑल्टरनेटिवली या अदरवाइज। फॉर्मर सर्वाइवर में जो फर्स्ट नेम्ड होगा Z एंड Y में से, तो केवल वही लॉकर को ऑपरेट कर पाएगा ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्सन। जो तो दूसरा पर्सन है वो आफ्टर डेथ ऑफ द प्रीवियस पर्सन, फर्स्ट पर्सन की डेथ के बाद ही दूसरा पर्सन इस लॉकर को ऑपरेट कर पाएगा। So depending upon their requirement, so they can choose any of the options out of these 3. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। If they want to nominate A and B, will the bank accept their request? तो इस केस में Z एंड Y उनको ये लॉकर लेना है, और अगर वो चाहते हैं कि A एंड B को वो नॉमिनेट करेंगे, तो क्या उनकी रिक्वेस्ट बैंक एक्सेप्ट करेगा? सो व्हाट विल बी योर आंसर? तो क्या आंसर हमारा बनेगा? विल दिस रिक्वेस्ट बी एक्सेप्टेड? फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट कंडीशनल बेसिस के ऊपर एक्सेप्टेबल बन सकती है। अगर वो लॉकर लेते हैं जॉइंट ऑपरेशंस के साथ, तो दे कैन मेक नॉमिनेशन ऑफ A एंड B। लेकिन अगर वो लेते हैं लॉकर आइदर सर्वर या फॉर्मर सर्वे ऑपरेशन के साथ, तो केवल एक पर्सन को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, दोनों को साथ साथ नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स के अंदर सो देयर कुड बी मैक्सिमम 2 नॉमिनीज अकॉर्डिंग टू IBA डायरेक्शन। लेकिन अगर वो आइदर सर्वाइवर लॉकर है या फॉर्मर सर्वाइवर लॉकर है या सिंगल नाम से वो लॉकर है, तो देयर कुड बी ओनली 1 नॉमिनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। They want to know that in case of death of one of them, who will be able to have access to the locker if it is a joint operation and 2 nominees. वो जानना चाहते हैं कि उनमें से अगर किसी एक का डेथ हो जाता है तो फिर लॉकर को कौन खोल सकेगा अगर ये जॉइंट ऑपरेशन वाला लॉकर है और 2 नॉमिनी हैं। यस, व्हाट विल बी योर आंसर? तो क्या आंसर रहेगा आपका? सो इस आंसर से पहले हम ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स से रीड करके हम आपकी क्वेरी का आंसर दे पाएंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और ये हमारा ईमेल आईडी है। आई एम श्योर आज का सेशन आपको यूजफुल लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो मेरा रिक्वेस्ट है क्विकली इसको लाइक कर दें, क्योंकि जब आप किसी भी सेशन को लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इस लेसन को और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करता है। यानी आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, आपका लाइक करना और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के बराबर है। तो क्विकली इसको लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया, और इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, सो दैट और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसे देखने का मौका मिले। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे बहुत सारे लेसन्स आप मिस कर रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई हमारी क्लासेस मिस ना हो तो चैनल को क्विकली सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ। सो बेल आइकन पुश करने का बेनिफिट आपको ये होता है कि हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो तुरंत आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलें अब हम कंटिन्यू करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर है, जॉइंट ऑपरेशन वाला, जिसमें 2 नॉमिनी हैं।
तो अगर इनमें से किसी एक का डेथ होता है तो फिर लॉकर को ऑपरेट करने का, ओपन करने का अथॉरिटी किसको रहेगा? फ्रेंड, इन नॉमिनेशन केसेस अगर अकाउंट होल्डर में से, लॉकर होल्डर में से किसी एक का डेथ होता है तो उस केस में सर्वाइवर एंड नॉमिनीज ज्वाइंटली दे विल बी हैविंग द एक्सेस। यानी अकेले इसमें नॉमिनी को या अकेले सर्वाइवर को एक्सेस की परमिशन नहीं अवेलेबल है, तो ज्वाइंटली उनको ये एक्सेस अवेलेबल है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन के केसेस के अंदर चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इफ ऑपरेशन इज आइदर सर्वाइवर और फॉर्मर सर्वाइवर एंड देयर इज वन नॉमिनी हु विल हैव द एक्सेस टू द लॉकर। तो इसी केस के अंदर अगर डेथ हो जाती है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन था अगर ऑपरेशन ज्वाइंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है अगर ये ऑपरेशन आइदर सर्वाइवर या फॉर्मर सर्वाइवर है एंड देयर इज वन नॉमिनी, तो हु विल हैव एक्सेस टू द लॉकर। तो इस केस में जैसे दो नॉमिनीज को ज्वाइंटली सर्वाइवर के साथ ऑपरेशन करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो सर्वाइवर है अकेला, उसको राइट टू एक्सेस अवेलेबल है। यानी यहाँ पे नॉमिनी का रोल नहीं आएगा। सो नॉमिनी का रोल कब आएगा? नॉमिनीज का रोल आता है अगर ज्वाइंट ऑपरेशंस हो या सभी की डेथ हो जाए। तो अगर यहाँ पे दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी का रोल आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का डेथ नहीं है, एक का डेथ है, तो जो सर्वाइवर है सो ही विल बी गेटिंग एक्सेस टू द लॉकर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इफ बोथ ऑफ देम एक्सपायर एट द सेम टाइम एंड लीगल हेयर कैन ज्वाइन द नॉमिनी टू हैव एक्सेस टू द लॉकर। सो अगर दोनों की डेथ हो जाती है एट द सेम टाइम, तो जो उनके लीगल हेयर्स हैं तो क्या वो नॉमिनीज को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर हैविंग एक्सेस टू द लॉकर? यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर वो ये वाला लॉकर है, तो दोनों ही केसेस में अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? नॉमिनीज को तो राइट है ही अवेलेबल, चाहे वो दो नॉमिनीज हों चाहे वो सिंगल नॉमिनीज हों, अगर सभी की डेथ हो जाए। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन है कि क्या लीगल हेयर्स नॉमिनी को ज्वाइन कर सकते हैं इन दिस ऑपरेशन? तो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू नॉमिनेशन रूल्स, जो लीगल हेयर्स हैं दे हैव नो राइट टू हैव एक्सेस टू दिस लॉकर। लेकिन इसमें एक्सेस केवल नॉमिनी को अवेलेबल है, और नॉमिनी को एक्सेस ये अवेलेबल रहेगी एज अ ट्रस्टी फॉर द लीगल हेयर्स। यानी लॉकर के जो भी कंटेंट होंगे वो कंटेंट का ओनरशिप नॉमिनी के पास नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनी केवल ट्रस्टी के तौर के ऊपर काम कर रहा होगा लीगल हेयर्स के लिए। सो नॉमिनी लॉकर को ओपन करेगा, उसमें से जो आर्टिकल्स होंगे, कंटेंट्स होंगे, उनको वो ले लेगा अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर और वो हैंड ओवर कर देगा टू द लीगल हेयर्स। तो दिस इज द लीगल पोजीशन। सो फ्रेंड्स, आई एम वेरी श्योर ये केस स्टडीज आपको बहुत यूजफुल लगी होंगी। तो ये केस स्टडीज आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी हेल्प करेंगे आंसर करने के लिए, और केस स्टडी क्वेश्चन को आंसर करने में आपको हेल्प करेंगे ही। तो चलिए आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। तो इसको वाइंड अप करने से एक बार पहले फिर सेशन अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।